रात के 1:17 हो रहे थे। जैसे ही रोहन ने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखता है कि उसकी वाइफ अंजलि एक हाथ में बैग लिए और दूसरे हाथ में इरा का हाथ पकड़े सीढ़ियों के पास खड़ी थी। रोहन को देखते ही अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सा डर उभरा, एक ऐसा डर जैसे सामने खड़ा आदमी उसका हस्बैंड नहीं, कोई और है। रोहन ने धीरे से अंजलि से पूछा कि तुम इतनी रात को इरा को लेकर कहाँ जा रही हो? अंजलि 2 कदम पीछे हट गई। उसने कहा, प्लीज दरवाजा बंद मत करना। रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो घर के अंदर गया और जैसे ही अंजलि की तरफ बढ़ने लगा, अंजलि के चेहरे का डर और ज्यादा बढ़ गया। उसकी नजर रोहन पर नहीं, उस दरवाजे के लॉक पर थी और उसने कहा, विक्रांत, दरवाजा खोल दो, तारा डर रही है। रोहन वहीं रुक गया। रोहन को समझ में नहीं आ रहा था, उसकी वाइफ का नाम अंजलि था, उसकी बेटी का नाम इरा था, तो फिर अंजलि किस विक्रांत से बात कर रही थी? और ये तारा कौन थी? असल में इस पूरी घटना की, इस कहानी की शुरुआत 6 दिन पहले हो चुकी थी। हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज विद संजू। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करना। बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कई साल रेंटेड अपार्टमेंट में रहने के बाद फाइनली रोहन और अंजलि ने अपना खुद का घर खरीदा था। घर शहर से थोड़ा बाहर जरूर था। एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी, सामने एक छोटा लॉन था, बड़े बड़े कमरे थे, लकड़ी की सीढ़ियां थी और धूप भरी खिड़कियां। घर बैंक ऑक्शन में मिला था तो उसका नया रिनोवेशन भी हुआ था। तो किचन के सारे नए कैबिनेट्स थे, फर्नीचर पूरा नया था, वॉल पे एक नया पेंट हुआ था, चमक रही थी वॉल्स, और वुडन फ्लोरिंग को तो एकदम चमका दिया गया था। बस एक बात थोड़ा सा रोहन को अजीब लगी कि इस घर की, इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो मार्केट वैल्यू से काफी कम थी। जब इस बारे में उसने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा तो उसने बताया कि 15 साल पहले इस घर का जो ऑनर था उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी फैमिली डिस्प्यूट में फंस गई थी और लंबे टाइम तक बंद रही। फाइनली जब ये बैंक के पास आई तो बैंक को बायर मिलने में टाइम लग गया, इस वजह से इसका थोड़ा रेट डाउन था। रोहन को लगा कि उनकी किस्मत अच्छी थी और उन्हें ये घर मिल गया। घर में एंटर करते ही रोहन ने इरा को गोद में उठा लिया और बोला, अब कोई लैंडलॉर्ड नहीं, तुम्हें जितनी ड्राइंग बनानी है दीवारों पे बना लेना। इरा खुश होकर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। अंजलि घर को देख रही थी। उसने कहा, घर बहुत सुंदर है, बस कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। रोहन बोला, 2 दिन इरा को रहने दो, फिर इसी शांति को तुम मिस करोगी, ढूंढती रहोगी। उन तीनों को लगा कि ये घर उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर इस घर में एक रात अभी भी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। शिफ्ट होने के तीसरे दिन की बात है। सुबह का टाइम था। अंजलि अकेली किचन में काम कर रही थी। रोहन अपने ऑफिस जा चुका था और इरा अपने रूम में टॉयज अरेंज कर रही थी। अंजलि सिंक के पास कप्स धो रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ना कोई शेडो, ना कोई आवाज, लेकिन उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी की नजर उसकी गर्दन पर टिकी हुई हो। अंजलि तुरंत पीछे पलटी तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। वो डोरवे तक आई, उसने लिविंग रूम चेक किया, वहां भी कोई नहीं था। उसने इरा को आवाज दी, इरा। ऊपर से आवाज आई, मैं अपने रूम में हूँ मम्मा। अंजलि वापस किचन में आई तो उसकी नजर उस वॉल पर पड़ी जो प्लेन वॉल थी। बाकी पूरा किचन जो है रिनोवेशन के बाद, नई पेंटिंग के बाद एकदम ताजा लग रहा था, लेकिन उस वॉल पे ना कोई डेकोरेशन था, ना कोई शेल्फ था, ना कोई विंडो थी, एकदम खाली डेथ फील दे रही वो वॉल। अंजलि कुछ देर उस वॉल को देखती रही, फिर उसे ऐसा लगा कि जो प्रेजेंस उसको महसूस हुई थी वो उसके पीछे नहीं, इस वॉल की तरफ से आ रही। शाम को जब रोहन घर आया तो अंजलि ने रोहन को ये पूरी बात बताई। रोहन ने उसके कंधे में हाथ रखा और बोला, 3 दिन से तुम अच्छे से सोई नहीं हो अंजलि। अनपैकिंग करते करते बहुत ज्यादा थक गई हो तुम। तो जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा थका होता है तो ना दिमाग अनफेमिलियर साउंड्स को कुछ और ही समझ बैठता है। रोहन का जो इंटेंशन था वो अंजलि को काम करने का था, लेकिन अंजलि को लगा कि रोहन उसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तभी अंजलि की नजर लिविंग रूम के बीच पड़ी। वहां पर इरा की रेड फ्रॉक वाली फ्लोर डॉल रखी हुई थी। वो सीधे बैठी थी और उसका चेहरा मेन डोर की तरफ था। तो अंजलि ने उस डॉल को उठाया और इरा से पूछा, बेटा तुम इसे नीचे लेकर आई? तो इरा ने बोला, नहीं मम्मा। अंजलि ने कहा, बेटा मैंने इसको तुम्हारी वार्डरोब के अंदर रखा था। इरा ने डॉल की तरफ देखा और बोली, नहीं मम्मा, मैंने इसको बाहर नहीं निकाला। रोहन ने अंजलि के हाथ से डॉल लेते हुए कहा,
शायद अनपैकिंग के वक्त यहीं छूट गई होगी, किसी को याद नहीं रहा होगा। अंजलि को जबकि क्लियरली याद था कि उसने उस डॉल को वार्डरोब के अंदर रखा था और उसका दरवाजा भी बंद किया था, लेकिन अंजलि ने कोई बहस नहीं की। उसने रोहन के हाथ से डॉल ली और वापस जाके इरा के रूम में वार्डरोब के अंदर उसको रख दिया। उस रात किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज से रोहन और अंजलि की नींद खुली। टाइम देखा तो रात के 1:17 हो रहे थे। दोनों नीचे किचन में आए। उन्होंने चेक किया तो देखते हैं कि फ्लोर पर 3 स्टील की प्लेट्स गिरी हुई हैं, जबकि अपर कैबिनेट जिस पे वो प्लेट्स रखी जाती थी उसका डोर अभी भी क्लोज था। रोहन ने उस कैबिनेट को ओपन करके देखा, वहां सब कुछ नॉर्मल था। तो रोहन बोला कि शायद काउंटर के एज पे छूट गई होंगी। तो अंजलि ने तुरंत कहा, रात को जब मैंने किचन क्लीन किया था तो कुछ भी मैं बाहर छोड़कर नहीं गई, सब कुछ मैं अंदर रख के गई। रोहन प्लेट उठाते हुए बोला, ठीक है, जो पुरानी वुडन फ्लोरिंग है तो कोई वाइब्रेशन वगैरह हुई होगी, गिर गई होंगी। अंजलि हैरान थी, उसे देखती रही। हर बात के लिए रोहन के पास अलग रीजन था, लेकिन रिजल्ट एक ही था। अंजलि की कही हुई कोई भी बात उसके लिए इनफ ही नहीं। तभी अंजलि की नजर लिविंग रूम के विंडो ग्लास पर पड़ती है। अंजलि ने रोहन से कहा, रोहन वो देखो। दोनों वहां ग्लास के पास गए तो देखते हैं कि ग्लास पे गीले हैंडप्रिंट्स थे छोटी बच्ची के अंदर की साइड, और वो सेम हाइट पे थे जितनी हाइट पे इरा के हाथ पहुंच सकते थे। दोनों भाग के इरा के रूम में गए तो देखते हैं कि इरा तो गहरी नींद में सो रही है, उसके हाथ भी एकदम साफ और सूखे हुए थे। तो दोनों नीचे आए और रोहन ने वो प्रिंट्स जो है वाइप कर दिए और बोला, कंडेंसेशन की वजह से कभी कभी जो पुराने मार्क्स या प्रिंट्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। अंजलि हैरान थी। उसने थकी हुई आवाज में कहा, रोहन तुम्हारे पास हर चीज का जवाब कैसे है यार? रोहन बोला, मैं बस तुम्हें डरा हुआ नहीं देखना चाहता अंजलि। अंजलि ने कहा, कभी कभी किसी को काम करने से पहले ना उसकी बात सुन लेनी चाहिए रोहन। रोहन आगे कुछ कहता उसके पहले अंजलि जा चुकी थी। अगली सुबह जब रोहन हॉल में आया तो देखता है कि फिर से लिविंग रूम में जो है वो रेड फ्रॉक वाली जो क्लोथ डॉल थी वो रखी हुई है। इस बार वो सेंटर में ना होने की बजाय दरवाजे से बस 4 कदम दूर के, और अभी भी उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उसने इरा को बुलाया और इस बार थोड़ा सख्ती से पूछा, बेटा सच सच बताओ, ये डॉल तुम लेकर नीचे आई? इरा ने सर हिला दिया, नहीं पापा, लेकिन शायद इसे बाहर जाना है। रोहन ने उससे पूछा, तुमसे किसने कहा? इरा ने डॉल की तरफ देखा और बोली, किसी ने नहीं कहा, बस मुझे ऐसा लगा पापा। अगली रात रोहन की नींद अपने आप खुल गई। उसने बेड की दूसरी तरफ देखा तो अंजलि वहां पर नहीं थी। टाइम देखा तो ठीक रात के फिर से 1:17 हो गए थे। वो नीचे आया, देखता है कि किचन की लाइट ऑन है और अंजलि जो है वॉल की तरफ मुंह करके खड़ी है और धीरे से किसी से बात कर रही है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रख लिए। रोहन वहीं रुक गया। अंजलि फिर कुछ देर चुप रही, उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो सामने से किसी के रिप्लाई का वेट कर रही है। फिर बोली, तारा अभी सो रही है, मैं 1 बजे से पहले निकल जाऊं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। रोहन के दिमाग में पहला ख्याल किसी भूत प्रेत का नहीं आया। उसको लगा कि अंजलि किसी और आदमी के साथ मिलके घर छोड़ने की प्लानिंग करती है। उसने अंजलि को आवाज दी, अंजलि। अंजलि ने पलट के रोहन की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, बस एक खाली सा एक्सप्रेशन था। और अंजलि उसके सामने से निकलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए बेड पर जाकर लेट गई। रोहन ने अंजलि को जगाया और पूछा, अंजलि तुम अभी नीचे किससे बात कर रही थी? अंजलि ने नींद भरी आंखों से उसे देखा और बोली, मैं तो यहाँ सो रही थी। रोहन ने कहा, मैंने अभी तुम्हें किचन में देखा। अंजलि ने कहा, लेकिन मैं तो किचन में गई ही नहीं। तो रोहन ने कहा, कौन से डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं तुम्हें? तुम कहाँ जाने वाली हो? और ये तारा कौन है? इतने सवाल एक साथ जब अंजलि के ऊपर रोहन ने एक के बाद एक दागे तो अंजलि उठकर बैठ गई। उसने कहा, रोहन तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहन ने कहा, तुम कह रही थी कि उसे पता नहीं चलना चाहिए। कौन हूं मैं, हाँ, जिससे छुपकर तुम? रोहन ने सेंटेंस पूरा नहीं किया, लेकिन अंजलि पूरी बात समझ गई। अंजलि ने कहा, तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी और आदमी से बात कर रही थी? रोहन ने इस बार सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अंजलि का फोन उठाया और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगा। अंजलि ने रोहन के हाथ से फोन लेते हुए उसकी तरफ देखा। पहली बार अंजलि की आंखों में डर से कहीं ज्यादा गुस्सा था।
उसने कहा, जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं डर रही हूँ, तुमने कहा मैं टायर्ड हूँ। जब लिविंग रूम में जो डॉल थी वो मूव हुई, तुमने इरा को ब्लेम किया। जब मैंने तुम्हें हैंड प्रिंट्स दिखाए, तुमने कहा कि मॉइस्चर है। रोहन ने कहा, उस सब का इससे क्या कनेक्शन है जो मैंने अभी देखा? अंजलि ने कहा, कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जब मैं तुम्हें बता रही थी कि मुझे डर लग रहा है, तब तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही तुम्हें लगा मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, तो तुम्हें मेरी हर एक लाइन सुनाई देने लगी। मैं अपनी आंखों से देखी हुई चीज को इग्नोर कैसे कर दूं? हाँ, रोहन ने कहा। और मैं उस चीज का जवाब कैसे दूं जो मुझे याद ही नहीं? इस बार रोहन चुप रहा। अंजलि की आवाज भर्रा गई। तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की रोहन कि मैं सच में वहां गई भी थी या मुझे कुछ याद भी है या नहीं? तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तुमने बस ये डिसाइड कर लिया कि मैं झूठ बोल रही हूं। मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, रोहन ने कहा। तुमने मेरा फोन चेक किया रोहन? अंजलि ने कहा। कमरे में कुछ सेकंड्स की खामोशी छा गई। अंजलि ने अपना पिलो उठाया और वो इरा के रूम की तरफ जाने लगी। रोहन ने कहा, मैं बस सच को समझना चाहता हूँ। अंजलि दरवाजे पे रुक गई। उसने कहा, तो सच को ढूंढो, लेकिन पहले मुझे गिल्टी बना करके नहीं। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। पहली बार उन दोनों के बीच का जो डर था, खामोशी थी, वो उस घर से कई ज्यादा बड़ी लग रही। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई बात नहीं हुई। अंजलि ने इरा को रेडी किया और स्कूल के लिए भेज दिया। उसके बाद वो बिना रोहन की तरफ देखे सीधा किचन में जाके अपना काम करने लगी। रोहन उसे डोरवे से देखता रहा। कल रात रोहन को अंजलि से आंसर्स चाहिए थे, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि जो सवाल उसने पूछे थे अंजलि से वो गलत थे। ऑफिस जाने से पहले रोहन अंजलि के पास गया और बोला, कल रात मैंने जिस तरीके से तुमसे बात की वो ठीक नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपना काम करती रही। रोहन ने आगे कहा कि देखो, जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उसे झूठ नहीं कह सकता, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तुम जो बोल रही हो वो झूठ है। अंजलि ने सिर्फ इतना कहा, मुझे खुद से डर लगने लगा है रोहन। ये बात पूरे दिन रोहन के दिमाग में घूमती रही। रात को जब सब सोने चले गए तो रोहन ने अपना पुराना फोन निकाला और वो लिविंग रूम के एक शेल्फ में रिकॉर्डिंग ऑन करके सेट कर दिया। उसमें किचन, कॉरिडोर, नीचे का और सीढ़ियां, ये सब फ्रेम में रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बाद वो सो गया। सुबह सबसे पहले उठते ही रोहन ने रिकॉर्डिंग चेक की। उसने रिकॉर्डिंग में देखा, रात के ठीक 1:17 पर अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके बाद वो किचन में गई, उस सेम प्लेन वॉल के सामने खड़ी हो गई। अंजलि ने कहा, मैंने सारे सर्टिफिकेट्स और कुछ कैश अलग से रख लिए हैं, तारा को अभी तक कुछ नहीं बताया। उसके बाद कुछ मिनट के लिए वहां पे सन्नाटा था, सिर्फ रूम टोन की, लेकिन फ्रेम में कोई और नहीं था, सिर्फ अंजलि थी। फिर सामने से एक आदमी की आवाज आई, ठीक है, मेन गेट के बाहर गाड़ी खड़ी रहेगी, सारे सर्टिफिकेट से ले लेना, और हाँ, थोड़ा संभल के, क्योंकि अगर विक्रांत ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा। अब अंजलि ने उससे पूछा, अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो? सामने से जो मेल वॉइस थी उसने कहा, तो मैं समझ जाऊंगा। उसके बाद अंजलि वहां से निकली और सीढ़ियां चढ़ के सीधे बेडरूम में लौट गई। रोहन ने उस रिकॉर्डिंग को 3 बार देखा। उसमें 2 आवाजें क्लियर थी, एक अंजलि की आवाज थी लेकिन एक मेल वॉइस थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंजलि थी, दूसरा कोई नहीं था। एक बार के लिए रोहन का जो पिछली रात का शक था वो वापस आने लगा कि शायद वो अंजलि सच में किसी के साथ भागने की, घर छोड़ने की प्लानिंग कर रही हो, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में तो यही सब साफ हो रहा था कि वो बोल रही थी उसने जो सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स थे वो निकाल के रख लिया, कुछ कैश अलग से रख लिया है। इसका और क्या मतलब हो सकता है? एक मेल वॉइस भी। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में उससे भी बड़ा एक सबूत रिकॉर्ड हुआ था। वो था कि एक तो रूम में अंजलि के अलावा कोई नहीं था, दूसरा अंजलि के हाथ में कोई फोन नहीं था, तो वो बात किससे कर सकती थी? और तीसरी बात ये थी कि जिस तारा और विक्रांत को अंजलि ये सब कन्वर्सेशन में बोल रही थी उनके बारे में, रियल लाइफ में, होश में अंजलि उन दोनों नाम को जानती तक। अब एक बार के लिए जो है रोहन को लगा कि वो इस रिकॉर्डिंग को जाके अंजलि को दिखा दे। फिर उसे कल रात की याद आई, जो रात में हुआ था
उसको लगा कि अगर अभी उसने ये रिकॉर्डिंग अंजलि को दिखाई तो सिर्फ एक मेल वॉइस सुनाने के चक्कर में अंजलि का शक उस पर और ज्यादा गहरा हो जाएगा और उनके जो रिलेशन में एक ये दरार सी आई है ये कई गुना बढ़ सकती है। इस बार वो अंजलि के पास बिना पूरी जानकारी के नहीं जाना चाहता था, तो उसने ये तय किया कि वो पहले सच ढूंढेगा, उसके बाद ही अंजलि के सामने जाके सारी सच्चाई उसके सामने रखेगा। रोहन प्रॉपर्टी पेपर्स चेक कर रहा था तो उसको पता चला कि बैंक से पहले जो प्रॉपर्टी का ऑनर था उसका नाम विक्रांत सूरी था। उसने जैसे ही नाम सर्च किया तो कुछ पुराने न्यूज आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स उसके सामने आई। 17 साल पहले विक्रांत सूरी की वाइफ काव्या सूरी और उसकी 8 साल की डॉटर तारा मिसिंग हो गई। पुलिस रिपोर्ट्स में जो बयान दिया था विक्रांत ने, उसने कहा था कि काव्या किसी समर दत्त नाम के आदमी के साथ घर छोड़कर चले गई थी। उसने समर को काव्या का लवर बताया था, लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की तो डिसअपीयरेंस वाली रात समर जो है शहर के बाहर जाते हुए दिखा था। वो टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, तो पुलिस को उसके खिलाफ कुछ ऐसा खास सबूत नहीं मिला। अब आगे छानबीन में जो है पुलिस ने देखा कि ना तो काव्या ने अपना बैंक अकाउंट कहीं यूज किया, ना वो पासपोर्ट लेकर गई थी, वो घर पे था, ना ही उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया था। तो माँ और बेटी का कोई भी ट्रेस नहीं था, ना कोई सबूत मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों थिन एयर में एकदम डिसअपीयर हो गए। पुलिस ने केस को वहीं क्लोज कर दिया। इस घटना के 2 साल बाद लगभग विक्रांत की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और ये जो प्रॉपर्टी थी वो उसके रिलेटिव्स के पास डिस्प्यूट में फंस गई और लगभग 15 साल बंद रही। जब ये प्रॉपर्टी वापस रीओपन हुई तो इस प्रॉपर्टी में रहने के लिए आने वाली पहली फैमिली रोहन, अंजलि और इरा, ये जो है पहली कंप्लीट फैमिली थी। जब रोहन ने काव्या की फोटो देखी तो उसने देखा कि 17 साल पहले काव्या बिल्कुल अंजलि के जैसी थी, दोनों की उम्र सेम थी और तारा की जो उम्र थी काव्या की बेटी की वो बिल्कुल इरा के बराबर थी। आगे इन्हीं न्यूज रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स की हेल्प से रोहन ने समर को लोकेट किया तो उसको पता चला कि वो एक वुमन लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। तो उसने उसका नंबर वगैरह निकाला, उससे बात की और वीडियो कॉल में जब वो बात कर रहे थे तो रोहन ने समर को वो रिकॉर्डिंग का मेल वॉइस वाला पार्ट सुनाया। जैसे ही समर ने वो आवाज सुनी, समर का चेहरा उतर गया। उसने कहा, ये तो मेरी आवाज है। रोहन ने उससे पूछा, क्या काव्या ने जो है काव्या से आपने ये सब बोला था? तो समर ने थोड़ी देर चुप होकर कहा, वर्ड टू वर्ड। फिर उसने रोहन को ये भी बताया कि वो और काव्या, उन दोनों का कोई अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि क्योंकि विक्रांत बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था, अब्यूसिव था, वायलेंट था, तो काव्या ने सीक्रेटली लीगल हेल्प मांगी थी। वो अपने घर से कुछ जो है अपने सर्टिफिकेट्स, तारा के डॉक्यूमेंट्स और कुछ कैश लेके घर छोड़ना चाहती थी। तो समर ने उसके लिए शेल्टर और गाड़ी का बंदोबस्त किया था। प्लान ये था कि रात के 1 बजे काव्या मेन डोर से बाहर निकलेगी और ड्राइवर गेट के पास गाड़ी में उसका वेट करेगा, लेकिन उस रात काव्या घर से बाहर ही नहीं निकली। मेरी लास्ट 12:43 पर उससे फोन कॉल पर बात हुई थी, समर ने कहा। उसने कहा था कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रख लिए हैं, तारा सो रही है और मैं 1 बजे से पहले घर से निकल जाऊंगी। वही सारी बातें जो रिकॉर्डिंग में अंजलि ने कही थी। उसके बाद समर ने एक पुलिस रिपोर्ट की जो कॉपी थी वो रोहन को भेज दी, जिसपे ये सारे सेंटेंसेस डेट एंड टाइम के साथ में लिखे हुए थे। रोहन ने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स को और रिकॉर्डिंग को, न्यूज रिपोर्ट्स को और समर की दी हुई रिपोर्ट को एक ऑर्डर में अरेंज किया। अब उसके पास सिर्फ सस्पिशन नहीं था, उसके पास इतना सारा प्रूफ था कि वो बिना एक्यूज किए अंजलि को ये समझा सके कि जो भी उसके साथ घट रहा है, जो भी उसके साथ हो रहा है, वो उसकी इमेजिनेशन या कोई सीक्रेट लाइफ नहीं है। रात के करीब 11 बजे रोहन ने अंजलि को डाइनिंग टेबल पर बिठाया। सबसे पहले रोहन ने टेबल के ऊपर अपना फोन रख दिया। उसने कहा, कल रात मैंने लिविंग रूम में कैमरा लगाया था। ये सुनते ही अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। रोहन ने तुरंत कहा, आई नो, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। मैंने नहीं बताया और वो गलत था, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें झूठा प्रूव करना या गलत प्रूव करना बिल्कुल नहीं था अंजलि। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद रोहन ने सबसे पहले अंजलि को म्यूटेड वीडियो दिखाई।
अंजलि ने देखा कि रिकॉर्डिंग में वो रात के ठीक 1:17 पे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके बाद रोहन ने ऑडियो के साथ चलाया, तो जैसे ही अंजलि ने वो मेल वॉइस सुनी, अंजलि ने एकदम अपनी कुर्सी को जकड़ के पकड़ लिया। रोहन ने वीडियो तुरंत रोक दिया। उसने कहा कि ये सब देखने के बाद मेरा मन हो रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमसे सवाल पूछूं, लेकिन फिर मुझे कल रात की बात याद आ गई। उसने प्रॉपर्टी पेपर्स में विक्रांत का नाम दिखाया, फिर काव्या और तारा की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई। उसके बाद समर के द्वारा जो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दी गई थी, उस पे जो सेंटेंसेस लिखे थे जो कि कन्वर्सेशन में यूज हुए थे, वो सब दिखाए। और आखिरी में उसने अंजलि के सामने काव्या की फोटो रखी। उसने कहा, अंजलि तुम किसी अननोन आदमी से बात नहीं कर रही थी, तुम एक ऐसी कन्वर्सेशन को रिपीट कर रही थी जो इस घर में 17 साल पहले हुई थी। ये सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो रोहन तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना कि मैं कुछ छुपा नहीं रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। रोहन ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उससे बोला, देखो मुझे ये तो नहीं पता कि जो भी ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसे क्या नाम दूं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अंजलि ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन ने आगे कहा, और हम आज रात ही यहाँ से इरा को लेके जा रहे हैं। अंजलि उठी और अपने इसेंशियल्स को पैक करने के लिए ऊपर चले गई। रोहन ने प्रॉपर्टी एजेंट को कॉल किया। उसने बोला कि उसे घर का ओरिजिनल फ्लोर प्लान चाहिए, तो एजेंट ने कहा कि वो बाद में दे देगा। लेकिन रोहन ने जब उसको पुलिस केस की बात बताई तो उसने तुरंत मेल कर दिया। रोहन ने उस प्लान के हिसाब से किचन को मेजर करना शुरू किया, तो उसने देखा कि ओरिजिनल प्लान में एक कोल्ड स्टोरेज रूम था जो कि अभी के किचन में कहीं अवेलेबल नहीं था। और दूसरी बात की, जो ओरिजिनल प्लान का मेजरमेंट था किचन का, वो अभी के किचन के मेजरमेंट से मैच नहीं कर रहा था। फिर उसने देखा कि जो वॉल थी किचन की, उसमें एक 3 फीट की अनएक्सप्लेन्ड डेप्थ थी। तो उसने अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो उसमें एक रिनोवेशन डॉक्यूमेंट भी था जिसमें कोल्ड स्टोरेज को जो है सील करने के लिए, उसका एंट्रेंस सील करने के लिए विक्रांत ने एक एप्लीकेशन सबमिट किया था। और ये एप्लीकेशन उसी टाइम पीरियड में सबमिट हुआ था जब काव्या और तारा मिसिंग हो गए थे, क्योंकि विक्रांत पेशे से जो है सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, तो किसी को इस बात पे शक नहीं हुआ। अब रोहन के दिमाग में ये आ रहा था कि पता नहीं इस वॉल के पीछे आखिर ऐसा क्या छुपा है। हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट हो सकता है काव्या से रिलेटेड कोई एविडेंस हो, लेकिन बिना उस वॉल को खोले ये जानना पॉसिबल नहीं था। तो उसने लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल किया और उसने वो मिसिंग केस फाइल के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में और समर की दी गई रिपोर्ट्स के बारे में और इस जो है सील्ड वॉल के बारे में पुलिस को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो जो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर था उसने कहा कि देखिए सर कि ये एक 17 ईयर ओल्ड जो है मिसिंग केस फाइल है, तो सिर्फ एक फ्लोर प्लान के बेसिस पे हम लोग वॉल को तोड़ नहीं सकते रात में। आप मुझे सारे एविडेंस जो है मेल कर दीजिए, मेरी टीम जो है उसे देखेगी और मॉर्निंग में हम लोग प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के लिए आ जाएंगे, और तब तक के लिए आप वॉल को टच मत कीजिए, उसे वैसे रहने दीजिए। जो रोहन एग्री कर गया और उसने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पुलिस को ईमेल कर दिए। कॉल डिस्कनेक्ट करते वक्त 12:58 हो रहा था। रोहन ने आवाज दी, अंजलि सिर्फ जरूरी चीजें लो, बाकी कल, अभी हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। रोहन ने ऊपर जाकर देखा तो बेडरूम खाली था। बेड के ऊपर एक सूटकेस रखा था, आधे कपड़े सूटकेस के अंदर थे, आधे बाहर थे। उसने इरा का रूम चेक किया, इरा रूम में नहीं थी, रूम खाली था। उसने पूरा अपर फ्लोर चेक किया, लेकिन उसे अंजलि और इरा कहीं नहीं मिले। घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1:13 हो रहे थे। उसने 112 डायल किया और बोला, ऑफिसर मेरी वाइफ डिसओरिएंटेड है और उसे स्लीप वॉकिंग का एक्यूट एपिसोड हो रहा है। मेरी 8 ईयर ओल्ड डॉटर भी उसके साथ में है और मुझे पूरे घर में वो कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जल्दी आइए और हेल्प कीजिए। ऑफिसर ने उससे उसका एड्रेस कंफर्म किया और उससे लाइन ओपन रखने के लिए बोला। तो रोहन फोन लेके नीचे आ गया। तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ी। वही रेड फ्रॉक वाली क्लोथ डॉल दरवाजे के बिल्कुल पास में थी। उसका एक हाथ दरवाजे के थ्रेशोल्ड के बाहर था और उसकी नजर, उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। तभी पीछे से रोहन को फुटस्टेप्स सुनाई दिए। पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि एक हाथ में एक बैग लिए और दूसरे हाथ में इरा का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रोहन ने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया। वो इमरजेंसी कॉल अभी भी ऑन था।
अंजलि के चेहरे पर अजीब सा डर और कंफ्यूजन का मिक्स इमोशन था, जैसे वो किसी से छुप के, किसी से बच के उस घर से बाहर निकल रही हो। जैसे अंजलि की नजर रोहन पर पड़ी, उसका डर चेहरे पर काफी ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा, प्लीज दरवाजा बंद मत करना। रोहन उसकी तरफ बढ़ा तो अंजलि ने इरा को अपने पीछे कर लिया। रोहन ने कहा, देखो तुम अंजलि हो और ये इरा है हमारी बेटी, मैं रोहन हूं तुम्हारा हस्बैंड, और हम घर से बाहर जाने वाले थे। अंजलि एक कदम पीछे हटी और बोली, विक्रांत दरवाजा खोल दो, तारा डर रही है। तभी अचानक से पूरे घर में बर्तन के गिरने की आवाजें और भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रोहन ने घड़ी की तरफ देखा, 1:17 हो रहे। इन सब से डर के इरा ने अंजलि से अपना हाथ छुड़ाया और भाग के वो विंडो के पास चली गई और उसने विंडो पे अपने दोनों हाथ रख लिए, जैसे हेल्प के लिए बुला दी। रोहन ने जैसे ही वो देखा, सेम जगह सेम हाइट, उसको पिछली रात के वो हैंडप्रिंट से याद आ गए। उसको समझ में आने लगा कि हो क्या रहा है। तभी उसने देखा अंजलि मेन डोर की तरफ जा रही थी। रोहन ने भाग के डोर को क्लोज कर लिया, क्योंकि वो इस हालत में अपनी वाइफ को इतनी रात को बाहर नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि अंजलि बिल्कुल भी होश में नहीं थी। जैसे ही डोर की क्लिक अंजलि को सुनाई दी, लॉक की जो क्लिक थी, उसके चेहरे का पूरा रिएक्शन चेंज हो गया। उसने रोहन के घूरते हुए उससे कहा, उस रात भी तुमने यही किया था। और वो वहां से भाग के किचन में चले गई और उसने वो नाइफ उठा लिया और डिफेंसिव पोजीशन में पकड़ के खड़ी हो गई। रोहन धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, अंजलि ये नाइफ नीचे रख दो प्लीज। लेकिन अंजलि नाइफ को पूरा डिफेंसिव मोड में पकड़े हुए खड़ी थी। उसने कहा, देखो तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी बेटी को जाने दो। रोहन 1 मिनट के लिए वहीं रुक गया। वो अंजलि की रिस्ट पकड़ने ही वाला था, तभी उसे एक चीज समझ आई कि उसे ये तो नहीं पता था कि काव्या के साथ उस रात में हुआ क्या था, लेकिन वो इतना समझ रहा था कि काव्या तारा को लेके घर से बाहर जाना चाहती थी और विक्रांत ने उसे जाने नहीं दिया था। और वही सेम सिचुएशन, सेम जो है सिनेरियो उसके सामने क्रिएट हो चुका था और अब विक्रांत की जगह पे खुद रोहन था। तो रोहन को 2 फैसलों में से एक फैसला चूज करना था, या तो वो कंट्रोल करे और उन्हें बाहर नहीं जाने दे, या उनको फ्री छोड़ दे। रोहन ने दूसरा रास्ता अपनाया, उसने उन्हें फ्री छोड़ने का निर्णय लिया। रोहन पीछे हटा, वो वापस मेन डोर के पास गया, उसने डोर का लॉक खोला और पूरा दरवाजा ओपन करके खुद दरवाजे की साइड पे खड़ा हो गया और अंजलि को बोला, तुम्हें अगर बाहर जाना है मैं नहीं रोकूंगा। उसने अंजलि को उसके आंखों में देखते हुए कहा, देखो तुम काव्या नहीं और मैं विक्रांत भी नहीं, तुम अंजलि हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ रोहन, और ये हमारी बेटी है। लेकिन अगर तुम्हें बाहर ही जाना है, तो उसने इरा का हाथ पकड़ा और उसका हाथ अंजलि के हाथ में देते हुए बोला, अंजलि इरा को लो और जाओ घर से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अंजलि ने इरा का हाथ पकड़ा और कुछ देर वहां पर खड़ी रही। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, उसके हाथ से नाइफ नीचे गिर गया। अंजलि धीरे धीरे इरा के साथ मेन डोर से बाहर चली गई। जैसे ही अंजलि ने घर के बाहर कदम रखा, वैसे ही जो घर पे आवाजें आ रही थी, बर्तनों के गिरने की और भी डरावनी आवाजें, वो सब एक साथ बंद हो गई। तभी थोड़ी देर में अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। रोहन भाग के उसके पास गया, उसने उसको उठाया। इतने में पेट्रोल पुलिस आ गई। थोड़ी देर में जब अंजलि को होश आया तो उसने कहा कि रोहन, मैं बेडरूम में जो है सूटकेस में कपड़े रख रही थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। रोहन बोला, कोई बात नहीं, वो सब समझा देगा। तभी हीरा ने बोला, पापा देखो वो जो डॉल है वो देखो पूरा बाहर आ गई है। उसके बाद पुलिस ने उन सबको, रोहन और अंजलि और हीरा का मेडिकल चेकअप करवाया और उनको जो है अंजलि के भाई के यहाँ शहर में उनके घर पे ड्रॉप कर दिया और 2 गार्ड उस घर की सिक्योरिटी के लिए रख के घर को सील कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे और फॉरेंसिक टीम के ऑफिसर्स जो है लोकेशन पे आए। रोहन की रिटर्न कंसेंट और पुरानी केस फाइल रिओपन करने के बाद उन्होंने फाइनली उस प्लेन वॉल को तोड़ा और ब्रिक्स हटाए तो अंदर कोल्ड स्टोरेज रूम था। उन्होंने देखा तो स्टोरेज पहले खाली दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने नीचे नजर डाली तो जो फ्लोरिंग थी वो मेन फ्लोरिंग से लगभग 1 फीट ऊपर थी। उन्होंने उसको कंक्रीट को तोड़ा तो अंदर से ह्यूमन रिमेन्स मिले। एक अडल्ट लेडी का था और एक बच्चे का था।
साथ में एक रेड कलर का सूटकेस था जिसको ओपन किया तो उसके अंदर कुछ कपड़े, कुछ कैश और सर्टिफिकेट थे काव्या के, और तारा का बर्थ सर्टिफिकेट था। साथ में एक हैमर भी था और एक ब्रोकन वॉइस रिकॉर्डर था। सारी चीजें फॉरेंसिक टीम ने जब्त कर ली और अपने लैब भेज दी। पुलिस ने जब सारा ये रिकॉर्ड वगैरह लिया तो उन्होंने एक थ्योरी जनरेट की, और पहली बार रोहन और जो है अंजलि को समझ आया कि काव्या और तारा तो कभी उस घर से निकल ही नहीं पाए थे। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक क्या हुआ होगा, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शायद जो है काव्या ने एस्केप का प्लान बनाया था समर की मदद से। उस रात काव्या ने अपने बैग में कपड़े, डॉक्यूमेंट्स, कैश ये सब पैक किया और वो तारा को लेके जैसे घर से निकलने वाली थी, इतने में विक्रांत आ गया होगा और उसने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। बाहर जो गाड़ी थी वो उनका वेट करती रह गई। उसके बाद उन्होंने वॉइस रिकॉर्डर जो था उसको भी रिकवर किया, तो उसमें ऑडियो फाइल जब प्ले की गई तो उसमें साफ सुनाई दे रहा था। पहले दरवाजा लॉक करने की आवाज आई, फिर जो है काव्या की आवाज आई कि विक्रांत दरवाजा खोल दो, तारा डर रही है। उसके बाद विक्रांत की आवाज सुनाई दी कि आज के बाद तुम दोनों कहीं नहीं जा पाओगे। तभी तारा की रोने की आवाज भी सुनाई दी। फिर किचन में स्ट्रगल और बर्तन गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और अंत में एक आवाज थी, एक छोटी बच्ची हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। शायद तारा जो है बाहर खड़ी गाड़ी का अटेंशन जो है पाना चाह रही हो हेल्प के लिए। इतने में रिकॉर्डिंग कट हो गई। सारे जो टेस्ट के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दोनों रिमेन्स की हेड पे एक फेटल हेड इंजरी जो है उसका पता चला रिपोर्ट में, और वो क्योंकि मर्डर वेपन तो ऑलरेडी हैमर जब्त हुआ था तो कंफर्मेशन मिल चुका था। ये सब देखने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो है काव्या तारा को लेकर घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन विक्रांत ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसके बाद विक्रांत से उनके बीच स्ट्रगल हुआ और विक्रांत ने दोनों का मर्डर करके उनको कोल्ड स्टोरेज में दफन कर दिया, और 2 दिन बाद उसको कंक्रीट वॉल से सील कर दिया, ब्रिक वॉल लगा के कंक्रीट वॉल से सील कर दिया। और फिर सारी दुनिया को ये बता दिया कि काव्या जो है अपने लवर समर के साथ में भाग चुकी है। 17 साल बाद जब ये केस रीओपन हुआ तो अब ये मिसिंग पर्सन केस नहीं रह गया था, अब ये डबल मर्डर केस में बदल चुका था। और फाइनली काव्या की फाइल के आगे से जो पुलिस ने लिखा था अपने मर्जी से घर छोड़कर भाग गई, वो हटा दिया गया। उसके बाद रोहन और उसकी फैमिली वहां पे कभी नहीं रहे। करीब करीब 1 हफ्ते बाद रोहन अपने फैमिली के साथ में, पुलिस के साथ में अपना सामान लेने के लिए आए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो है काव्या और तारा घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन असल में विक्रांत ने उन्हें कभी घर से जाने ही नहीं दिया और उनका मर्डर कर दिया। और 17 साल बाद उस घर को रिपेंट करके वापस से एक सपनों के घर में तब्दील कर दिया गया था। इसीलिए वो घर हॉन्टेड तो था ही, साथ में वो एक क्राइम सीन भी था जिसे नया पेंट करके सपनों का घर बना दिया गया था। इतनी सी थी ये कहानी। आगे ऐसी कहानियों के लिए देखते रहिए मिडनाइट स्टोरीज विद सनी।